ओके, अब बात आ जाती है जिसके अंदर हमने बात करनी है कि होल्डिंग किसके पास रहेगी। मिस समझो क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको अंडर सेक्शन 47 के अंदर ये बताया। अब आपको कॉस्ट कैपिटल एसेट समझ में आ गई है। कैपिटल एसेट्स होती क्या है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर है, ठीक है। ट्रांसफर समझ में आ गया, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में आ गया, जिसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, नॉट कंसीडर ट्रांसफर, अंडर सेक्शन 47 में डिस्कस किया। कंप्यूटेशन हमने डिस्कस कर लिया, 48 के अंदर डिस्कस किया। अब 49 की बारी आ जाती है, अंडर सेक्शन 49 की बारी आ जाती है, ठीक है। अंडर सेक्शन 49 किस चीज़ के लिए, अब देखो यहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर बात छेड़े, कहते अभी तक जो चल रहा था ठीक है, अच्छा चल रहा था। अब मैंने कहा कि पापा की संपत्ति है, ठीक है, पापा की संपत्ति है, पापा चले गए हैं इस दुनिया से, ठीक है। अब वो संपत्ति किसके पास जा चुकी है, बेटे के नाम आ चुकी है, ठीक है, ऑटोमेट आ जाएगी, है ना। अच्छा, बेटा चाह रहा है, अब मैंने कहा कि पापा ने वो संपत्ति खरीदी थी, मान लीजिए 2002-3 के अंदर वो संपत्ति खरीदी थी, मान लीजिए 10 लाख रुपए खरीदी थी, ठीक है। पापा जा चुके हैं, बेटे के पास हो, या फिर पापा जाने से पहले ही पापा क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं। मान लीजिए 2023 के अंदर ये दी आपको, 2023-24 के अंदर आपको ये संपत्ति दी, और आप चाह रहे हैं कि आने वाले 2025 की 1/10 को मैं ये संपत्ति मिस्टर जेड को सेंड कर दूँ, मिस्टर जेड को सेल कर दूँ। कहते ठीक है, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये संपत्ति बेचेगा, अब देखो पापा के हाथ में तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अंडर सेक्शन 47 ने कहा है कि इस तरीके की ट्रांसफर नहीं मानी जाती, ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी तो कैपिटल गेन ऐड में कैलकुलेट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे नो टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड ऑफ द फादर के हैंड में तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा। जैसे ही बेटा है उस संपत्ति को सोल्ड करेगा, बेचेगा, तो उस दौरान टैक्सेबिलिटी हाथ में आएगी बेटे के नाम। अच्छा, मैंने कहा टैक्सेबिलिटी, उसने कहा कि संपत्ति मैंने बेच दी है 50 लाख की, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके पास आ गई है 50 लाख, ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने कहा कि इसमें से कोई खर्चा है, जो भी मैंने बताया ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कहता नहीं, कोई भी खर्चा नहीं है। फिर क्या आ गया मेरे पास, नेट कंसिडरेशन, मैंने कहा 50 लाख ही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है कि अब देखो 2002 में खरीदी थी, फाइनली सेल हो रही है 2025 में। कौन सी एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का यूज करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का यूज करेंगे, है ना। इनको माइनस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा, इनको माइनस करने के लिए मुझे देखना पड़ता था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कितनी, जिस साल मैंने खरीदी है 2002 में, 2003 में मैंने खरीदी थी, सॉरी हाँ ये तो बताना था मेरे को, मैंने सीधा लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके हाथ में तो कोई कॉस्ट ही नहीं हुई, क्योंकि इसको तो फॉकट में मिली है, फॉकट दैट मीन्स अपने पिता से मिली है ना, तो इसकी तो कोई लागत नहीं आई है। तो इसकी लागत निकालने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि इस तरीके से हम आपको छोड़ नहीं सकते, इस तरीके से हम आपको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दिया तो आपकी टैक्स ज़्यादा बनेगा, हमारा कुछ नहीं जाता, तुम्हारा टैक्स ज़्यादा बनेगा। कहता फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि जिस टाइम ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, मीन्स की जो इसका प्रीवियस ऑनर है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को देखेंगे, उसकी लागत को देखेंगे, और उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग को देखेंगे, मीन्स कि उसने होल्ड किया था, देन उसके बाद अब कितने, उस दौरान से लेकर अब तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट कहूँ तो यहाँ पर पापा जी की बात की जा रही है। पापा जी ने कब कितने में खरीदी, कहा 10 लाख में खरीदी। कब खरीदी, 2002-3 में खरीदी। हो गया काम, क्योंकि हमें कितने में खरीदी ये देखना था, 10 लाख में खरीदी, ठीक है। अच्छा, कब खरीदी, 2002-3 में खरीदी। 2002-3 का भी मैंने आपको इंडेक्स बताया 105 है। अच्छा, मैंने कहा कि बेच दी 2025 में, ठीक है, 25 ज़्यादा हो गया, मैं सोच रही हूँ, चलो 2023 में आई थी इसके पास, इसको 24 बना लेते हैं। 2024 1 अक्टूबर 2024 में बेच रहे हैं, इसके अगले महीने बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2024 का क्या इंडेक्स है, 24-25 का
363 रुपये, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? करो, कर सकते हो। अगर आपसे ना निकले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, विद टाइम के साथ बता देना कि मैम ये इस तरीके यहाँ पे पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है। समझ में आया? तो इस वजह से यहाँ पर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 49 का। क्या पढ़ेंगे? अंडर सेक्शन 49 का कि ऐसी संपत्ति जो कि बाय द विल, बाय द इनहेरिटेंस, बाय द गिफ्ट ऐसा कुछ मिला है या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, तो इस सिनारियो के अंदर हम कैसे ये डिफाइन करेंगे कि हमारा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाला है। तो ये डिपेंड करता है इन डिफरेंट केसेस के अंदर जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये केसेस ध्यान से सुनना। सबसे पहला केस तो मैंने आपको समझा ही दिया, पापा का, बेटे का और उससे आगे वाले का, कि इन केस द एसेट्स आर एक्वायर्ड थ्रू द मोड ऑफ द अंडर सेक्शन 47। अंडर सेक्शन 47 किसका था? जिसको ट्रांसफर तो हुआ है बट हम उसे कैपिटल गेन हेड के अंदर उसमें कंसीडर नहीं करते कि हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं कंसीडर करते। तो उस टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, ठीक है। क्या मानेंगे? प्रीवियस ईयर ओनर की मानेंगे। प्रीवियस ईयर ओनर ने जब उस एसेट्स को एक्वायर किया था उस प्राइस को कंसीडर किया जाएगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ द प्रीवियस ओनर माना जाएगा। मीन्स कि जब हम कैपिटल गेन हेड की बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कैपिटल एसेट्स और ट्रांसफर इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये चीज़ें अगर आपके पास हो गई तो क्वेश्चन आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको समझाया ये यही है। पापा है, बेटा है, एज प्रॉपर्टी मिल गई, कोई टैक्स नहीं है पापा के हाथ में, बेटे के हाथ में टैक्सेबल होगी, बट वो टैक्सेबल तब होगी जब वो उसको आगे सेल कर रहे हैं। आगे सेल उसने किया 1 करोड़ रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए ये डिटरमाइन किसके ऊपर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनर। प्रीवियस ईयर ओनर की क्या देखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब हुई थी? 1/4/2002 को हुई थी और 10 लाख की खरीदी थी मान लीजिए, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इन केस गिफ्ट भाई ट्रांसफर हुआ तो गिफ्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपकी शादी में कोई गिफ्ट मिला आपको, कोई प्रॉपर्टी आपको नाम दे दी, ऐसा वैसे कभी होता तो नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि ऐसी कोई डायमंड दे दिया आपको या रिंग दे दिया है तो वैल्यू उसकी भी, ठीक है। तो इन केस अगर गिफ्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स है तो इस सिनारियो में हम कैसे हम टैक्सेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे वो हम चेकआउट करेंगे। तो इस सिनारियो के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो ट्रांसफरर है वो कौन है और दूसरा आपके जो रिसिपिएंट है वो कौन है। इन सब के बारे में बात की जा रही है। ट्रांसफरर के केस में तो देखो, जिसने सामान दिया है, जिसने कोई भी गिफ्ट, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इसने अपने दोस्त को क्या दिया है? कोई भी डायमंड की रिंग दे दी है, ठीक है। तो वो कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। बताया था कैपिटल एसेट कोई भी ज्वेलरी है जिसकी वैल्यू डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो वो कैपिटल एसेट्स कंसीडर करेंगे। अच्छा, मिस्टर एक्स के हाथ में तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि तो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वो तो गिफ्ट दे रहा है भाई अपने दोस्त को अंडर सेक्शन 47 में, तो यहाँ पे तो टैक्सेबिलिटी होगी ही नहीं। अच्छा, टैक्सेबिलिटी हो गई यहाँ पर। अच्छा, मैंने कहा कि मिस्टर वाई को मिल गई है, इसने देखा कि मेरी शादी पर मेरे दोस्त ने मुझे दिया, इट्स ओके। मैंने क्या कि इस डायमंड के रिंग को आगे जाके दुकानदार को बेच दिया जेड को। तो यहाँ पर एक तो इसने यहाँ बेचा अपनी एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स जो थी इसको बेच दिया, तो यहाँ पे कैपिटल एसेट्स हेड के अंदर कैलकुलेट होगी। दूसरा, जब गिफ्ट की बात आती है तो वहाँ पर टैक्सेबिलिटी आपकी अदर सोर्सेज के अंदर भी होती है। ये मैं आपको कहूँगी थोड़ा होल्ड करने के लिए, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आपकी अदर सोर्सेज में भी आएगी। तो जब हम यहाँ पे देखा जाएगा कि गिफ्ट क्या है, टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड है या फिर टैक्सेबल है। एग्जम्प्टेड हुआ, एग्जम्प्टेड का मतलब है कि गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। तो इस केस में सेम एज इट इज कि ये देखेंगे कि जो आपका प्रीवियस ओनर था, मीन्स कि जो मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ने कब इस चीज़ को खरीदा था, ठीक है, और कितनी कॉस्ट में खरीदा था। पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सभी की सभी हम प्रीवियस ओनर की ही देखेंगे। अगर इन केस क्या है, गिफ्ट हमारा क्या है, टैक्सेबल है, तो इस सिनारियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जितनी अमाउंट आपको मिली है, अमाउंट ऑफ द गिफ्ट, वो क्या रहने वाली है, टैक्सेबल रहने वाली है। किस नाम से? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को यहाँ से लेस कर देंगे। जितनी मान लीजिए मेरे पास वैल्यू आई है 10 लाख रुपए की कोई वैल्यू है, उसको सेल करने के बाद मुझे मिली है। अच्छा, उसकी जो एट प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लागत है,
वो मार्केट वैल्यू में देख लेंगे कितना क्या कुछ चल रहा है, वो यहाँ से माइनस कर देंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखी जाएगी, डिसाइड की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गिफ्ट, मीन्स कि जिस दिन इसकी शादी थी, जिस दिन इसको गिफ्ट मिला, यहाँ से मान लीजिए इसकी शादी थी 1/10/2020 में, अब इसने 1/10/2024 में क्या कर दिया है, सामान को बेच दिया है, गोल्ड डायमंड की रिंग को बेच दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की टाइम ड्यूरेशन को चेकआउट किया जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब देखो 2020 में आया था, 2021, 2022, 2023 और 2024, 4 साल हो गए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कंसीडर किया जाएगा और उसी के हिसाब से बट इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो देखो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि मिस्टर एक्स है जिन्होंने ट्रांसफर कर दिया है कोई सामान है जिसकी वैल्यू क्या है 10 लाख रुपए है, ठीक है, कितनी है 5 लाख रुपए है। इस 5 लाख रुपए को ट्रांसफर किया था 10, 12, 20 को, इसने अपने दोस्त वाई को गिफ्ट दिया और इस वाई ने क्या किया, इसी गिफ्ट को 10/3/2023 को आगे जाके मिस्टर जेड को सेल कर दिया, जो कि कितने का था 15 लाख रुपए का। अब देखो जो सामान 5 लाख का खरीदा है 15 लाख में बेच रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 15 लाख रुपए इसका फुल कंसिडरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ना, अपनी जो कैपिटल एसेट थी उसको बेचने के बाद इसके पास फुल कंसिडरेशन हुआ। तो यहाँ पे मिस्टर वाई के हाथ में 2 जगह टैक्सेबल होगा, किस किस में, कि पहले तो अदर सोर्सेज एड के अंदर, दूसरा कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन के अंदर तब हुआ जब इसने सामान को बेचा, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात, ये तब होगा जब इसने सामान को बेच दिया। मैंने कहा सामान बेच दिया, सामान बेच दिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, कहता है 15 लाख रुपए। इसकी एक्सपेंसेस हुआ, कहता है नहीं हुआ। कॉस्ट कितनी थी, पहले कॉस्ट देखने से पहले ये देखना पड़ेगा, इंडेक्स वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, सिंपल लगाना पड़ेगा। कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कहा 2 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, गिफ्ट है। तो टाइम ड्यूरेशन देखा हमने इंडेक्सेशन लगा दिया है। यहाँ पे इंडेक्सेशन लगाया तो मैंने कहा कि कैसे लगेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू में जिस साल इंडेक्सेशन फैक्टर, जिस साल इसने ट्रांसफ़र किया, कब किया है 2023 में, मीन्स की 31/10/3 है ये, तो ये 22-23 का आएगा। और इंडेक्सेशन फैक्टर कब खरीदा था, बस कब इसके पास आया था 20 को आया था। हम इस अमाउंट को क्या मानेंगे, एज अ बेस मानेंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी जब इसके पास आया, और कब आया वो साल यहाँ लेना है। मेरे पास 2020 में आया था, तो 2020-21 की वैल्यू मेरे पास है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकल जाएगा, जो बैलेंस निकलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। अदर सोर्सेज में क्या टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में केवल 5 लाख टैक्सेबल होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम हम डबल टैक्सेशन कर रहे हैं। डबल कैसे कर रहे हैं भाई, डबल कैसे कर रहे हैं, ये डाउट बहुत सारा, जैसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आया था कि मैम डबल कैसे कर रहे हैं, डबल इस तरीके से क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डबल कैसे, आपने कहा। अब देखो पहले जो 5 लाख थे वो मैंने यहाँ पे टैक्सेबिलिटी कर दी है, उसके अलावा 10 लाख थे वो यहाँ पे मैंने टैक्सेबिलिटी की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 15 लाख में से ये माइनस का जो निशान नज़र आ रहा है तुम्हें, ये मैंने माइनस ही तो किया है। इसकी जो 5 लाख की वैल्यू 3-4 साल के बाद क्या है वो माइनस तो कर दी है, उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा है उसी के ऊपर तो टैक्स दिया है। तो डबल कैसे हुआ, तो ये माइंड में अगर आपके आ रहा है तो ये डाउट आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आ जाता है कि अगर आपने एसेट्स परचेज की हुई है 1/4/2001 से पहले, नोट करना इस बात को, जो आपका इंडेक्सेशन है ना, कहाँ गया भाई इंडेक्सेशन, कहाँ गया इंडेक्सेशन, हमारा टेबल कहाँ गई, इंडेक्सेशन टेबल स्टार्ट ही हमारी 2001-2 से शुरू होती है। ये हमारा बेस ईयर, इस टाइम हमने 100 वैल्यू मानी थी। अब कंटिन्यूस लेवल जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जा रहा है, इंडेक्सेशन वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी ने ज़मीन, हमारे दादा ने, क्या पता हमारे परदादा जी ने इससे पहले खरीदी हो, मान लीजिए 1900 में खरीदी हो, 99 में खरीदी हो, 95 में, इसकी 2001 से पहले खरीदी हो, तो इस सिनारियो में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। इस टाइम में हमने कहा है ना कि कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबिलिटी को निकालने के लिए हमारे पास फेयर वैल्यू कंसिडरेशन में से हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ता है। अब इंडेक्स कॉस्ट तो भाई 2001 तक का ही है, 2001-2 का है, स्टार्ट होता है, इससे पहले का तो कोई खाता ही नहीं है।
तो इस टाइम उन्होंने कहा, गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए भी सोल्यूशन है। कहते हैं अगर तुम्हारी संपत्ति, मैंने कहा कि तुमने कोई संपत्ति खरीदी हुई थी 1994 में, 95 में, और तुम आज बेचना चाह रहे हो 2020 के अंदर में, इसके पीछे 4 साल पहले बेचना चाह रहे हो, तो कहते कोई बात नहीं, कहते हमारे पास तो इंडेक्सेशन लगेगा ही नहीं, तो इससे तो हमारी जो संपत्ति की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैंने कहा कि आपने 2020 में 10 लाख में कोई संपत्ति बेच दी है और इस टाइम में आपने खरीदी थी, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए की, मान ले लेते 2 लाख रुपए में खरीद ली है, ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट कह दी मैंने, बट फिर भी जस्ट एग्जाम्पल, तो 8 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो एसएससी जो है जिसको टैक्स देना है वो कह रहे हैं तो भाई ये तो मेरे लिए नुकसान हो गया, क्योंकि उस टाइम 2 लाख वैल्यू थी, आज कितनी है मुझे भी नहीं पता ना तुम्हें पता, तो इसके लिए तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो सरकार कहती है, क्या कहती है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है ऑफ एक्विजिशन का, मैंने कहा मेरी 2 लाख है, अच्छा, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है मीन्स की आज के टाइम मार्केट में इसकी क्या वैल्यू चल रही है, कब, आज के टाइम नहीं, एज ऑन 1/4/2001, मैंने कहा 2001 में ना उसकी वैल्यू 2,80,000 हो गई थी। कहते ठीक, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, क्योंकि इस टाइम आपको एसएससी को खुश करना है, क्योंकि ये नाराज है कि इसकी टैक्सेबिलिटी लायबिलिटी ज़्यादा बनेगी क्योंकि इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी हायर होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेना। हायर जैसे कि इनमें से जो भी हायर कौन है, 2,80,000, मैंने कहा मेरी संपत्ति मैंने बेची 10 लाख में, 2,80,000 यहाँ से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 7,20,000 बचेगा नहीं बचेगा। अब देखो पहले टैक्स देना पड़ा था 8 लाख के ऊपर, अब देना पड़ेगा 7,20,000 के ऊपर, 80,000 से कम हो गया। एसएससी कहता है इससे तो बहुत बेटर है, मैं थोड़ा सा खुश हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब अगर ऐसा सिनारियो हो कि पहले आपने संपत्ति खरीदी हो तो वहाँ पे देखेंगे कि आपने कितने में खरीदी, और उस टाइम साथ में ये भी देखेंगे कि 1/4/2001 के टाइम आपकी जो संपत्ति की जो वैल्यू है वो कितनी है। जो भी उनमें से हायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, बढ़ती जा रही है, तो हायर को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर आ जाता है इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो कैपिटल एसेट्स थी, स्पेशली मेंशन किया गया है लैंड एंड बिल्डिंग का केस। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग होती है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस के दौरान कुछ एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो कंडीशन ध्यान से सुनना है, एग्जाम्पल भी दूंगी तुम्हें साथ में, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे बेसिक नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सुनो, मैंने कहा कोई संपत्ति मैंने खरीदी थी 2001 से पहले, ठीक है, वैल्यू एज ऑन 1 सेकेंड, इन केस ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल नॉट बी एक्सीड द स्टैम्प वैल्यू। अच्छा, आपने कभी सुना हो, जब भी आप कभी ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, जो बड़ों से अगर सुना हो तो आज रजिस्ट्री करने जा रहे हैं भाई, कोर्ट में जा रहे हैं रजिस्ट्री करने। कहते हैं रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि कोर्ट को कुछ एक फीस दे के आ रहे हैं कि हाँ हमने संपत्ति खरीदी है, कि तुम बताइए कि तुम्हारी बुक ऑफ अकाउंट में बुक में कितनी वैल्यू संपत्ति की, उसको चेकआउट किया जाएगा। कहने का मतलब जब भी आप कोई लैंड या बिल्डिंग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग का केस है यहाँ पर, उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो वहाँ पर हम रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री के करते टाइम हम क्या चेकआउट करते हैं, स्टैंप ड्यूटी चेकआउट करते हैं, हम स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। मीन्स कि ऐसी ड्यूटी जब भी हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, जो भी हम संपत्ति सेल करते हैं, उस टाइम जब हम गवर्नमेंट को एक अमाउंट दी जाती है उसे बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी, जो कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक टैक्स का रूप है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब जैसे पहले नॉर्मल कैपिटल एसेट्स थी, उसको एक्वायर किया जा रहा है 1/4/2001 से पहले, तो वहाँ पे सिनारियो आपने देख लिया था कि जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो भी हायर लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर एसएससी को खुश किया था। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग के सिनारियो के अंदर भी वहाँ पर हम एक्चुअल कॉस्ट को नहीं देखेंगे, वहाँ पर हम स्टैंप ड्यूटी को देखेंगे। किसको देखेंगे, स्टैंप ड्यूटी। समझ में आ गई क्या मतलब होता है कि अब वहाँ पर 1/4/2001 को कि जो फेयर मार्केट वैल्यू हो उसको देखेंगे, स्टैंप ड्यूटी है उसको देखेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ों का रूल है, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू
और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, एक्चुअल के कॉस्ट के साथ तो हमेशा कंपेयर होगा ही होगा, ठीक है। मैंने कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू मेरे पास 10 लाख थे, एक्चुअल स्टैंप ड्यूटी जो है ना, जो ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी होती है, मोस्ट ऑफ क्या होती है, आपकी कमी होती है, क्योंकि सरकारी कामों में सरकारी वैल्यू हमेशा कम होती है। मैं मान के चल रही हूँ यहाँ पे 8 लाख रुपए, इनमें जो भी वैल्यू लेस होगी लोअर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, लोअर को सेलेक्ट करना है, जो भी लोअर होगी उसको फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे। मैंने कहा कि 12 लाख रुपए मैंने क्या किया है, एक्चुअल कॉस्ट थी मेरी उस टाइम जब मैंने इसको खरीदा था, तो 8 लाख रुपए यहाँ ही लोअर, 12 लाख रुपए ये, इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको हायर को सेलेक्ट करेंगे, वो कॉस्ट क्या होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने में हमारा काम चल रहा है, ध्यान से सुनना ये बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने का काम चल रहा है जिस टाइम हमारी एसेट्स को परचेज 1/4/2001 से पहले किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास इंडेक्सेशन का कोई फॉर्मेट नहीं था, ठीक है। वहां पर एक्चुअल कॉस्ट को देखा जा रहा था और लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की भी थोड़ी भूमिका निभाई। उसने कहा कि जो भी लोअर होगा वहां पे लेस, और देन उसके बाद हायर में से, एक्चुअल कॉस्ट में से हायर को सिलेक्ट करें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या किया जाएगा, टोटली इग्नोर किया जाएगा, शैल बी कंसीडर इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, बिफोर 1/2001 इज टोटली इग्नोर, मीन्स की 2000, मैंने कहा 1/4/2000 क्या बन गया ये 2001, इसके बाद कोई संपत्ति खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप देख लेंगे, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, निकाला भी जाएगा। अगर इससे पहले की अगर कोई बात की जा रही है तो टोटली इग्नोर किया जाएगा, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी का मतलब समझ में आ गया। स्टैंप ड्यूटी क्या होती है कि ऐसे कुछ एक सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, स्पेसिफिक आइटम कोई एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है। अब जब भी हम कोई सामान को एसेट्स को सेल या परचेज करते हैं, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ द डीम्ड ट्रांसफर। ये मान लिया जाता है कि हाँ हमने ट्रांसफर कर दिया है, क्या 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 एसेट्स, और क्या करोगे, और क्या है तुम्हारे पास, एसेट्स ही तो है एसेट्स ही तो है। ये पॉइंट हो गए, ये भी पॉइंट हो गए, कंप्यूटेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। अब ये 2 पॉइंट रहते हैं। देखो हर एक चीज़ अगर इन डेप्थ में समझने तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। चीज़ों को समझने में, चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करने में, समझने में टाइम लगता है। दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। क्या कहता है, चलो पता है ये कितनी बड़ी PDF है, पता है आपको? नहीं पता, तभी तो बिल्कुल चिंता फ्री होके, टेंशन फ्री होके हैं, अब समझे जा रहे हो, समझे जा रहे हो। कुछ दिक्कत हो तो बेटा बता देना कमेंट सेक्शन, स्पेशली आपके लिए मैं बार बार फिर बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कम से कम 8 से 10 पॉइंट है। उन 8 से 10 पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। लॉजिक जितना लगा सकते हो उतना लगाना, क्योंकि लॉजिक से समझोगे तो बेटर रह जाएगा। सुनो, सबसे पहला केस देखो, संपत्ति डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अगर कोई संपत्ति डिस्ट्रॉय हो गई है फायर के कारण या फिर कोई भी नेचुरल क्लाइमेट से कारण, ठीक है, आपकी मान लीजिए कोई बिल्डिंग थी या फिर कोई फर्नीचर से बड़ा शोरूम था, वो क्या हो चुका है, जल गया है, आग लग गई है, जल गया। तो इस सिनारियो के अंदर नुकसान तो हुआ है, आपने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम किया। आपने इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया मान लीजिए थोड़े दिन पहले, और इंश्योरेंस कंपनी ने 1-2 महीने के बाद आपको क्लेम का पैसा दे दिया, ठीक है। अब वो जितने की वैल्यू थी एसेट्स की, जितने की वैल्यू थी एसेट्स की, मान लीजिए 10 लाख की एसेट्स की थी, कभी भी ऑब्वियसली बात है पूरा अमाउंट तो देती नहीं है इंश्योरेंस कंपनी, पर हाँ आपको जितना नुकसान हुआ उसकी वैल्यू दे दी। मान लीजिए 8 लाख रुपए आपको दे दिए, तो 8 लाख रुपए क्या कंसीडर किए जाएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मैंने आपको बताया कैपिटल गेन हेड की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए फुल वैल्यू कंसीडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और पीरियड ऑफ होल्डिंग, राइट। तो मैंने कहा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगी, ऐसी वैल्यू जो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्या की होगी, क्लेम की होगी, उसे क्या कहेंगे हम, हमारे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अच्छा, ये कब मानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पॉइंट है जहाँ पर ये तारीख है, मान लीजिए आपने कोई ज्वेलरी क्या है वो खरीदी थी, ज्वेलरी क्या की थी, बाय की थी, कितने की, 10 लाख रुपए की। 1/10/2010 को आपने कोई ज्वेलरी खरीदी जो कि कितनी थी, 10 लाख की थी। जैसे जैसे आप टाइम जाता गया, बाय द डिफॉल्ट वो ज्वेलरी क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो गई है, आग लग गई, खराब हो चुकी है, कुछ भी हो चुका है, हो गया। उसी टाइम आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को एक फाइल सबमिट की कि हाँ जी मेरी जो क्या है सामान जल गया है,
ठीक है। तो जिस दिन आपने फाइल को सबमिट किया, जिस दिन आपकी ज्वेलरी खत्म हुई, डिस्ट्रॉय हुई, उसी दिन क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी, इसीलिए डीम्ड वाले कंसेप्ट में आ रहा है, ये मान लिया जाएगा कि आपकी एसेट्स क्या हो रही है, उस दिन ट्रांसफर हो रही है। मैंने कहा कि 31/3/2022 को मेरी एसेट्स क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हुई है। उसके कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 31/3/2022 को क्या दे दिया गया, 31/5/2000 मीन्स कि मई के अंदर क्या दे दिया, पैसे दे दिए। कहा ठीक, बहुत भला हुआ, भगवान की दया से हमें पैसा मिल गया। मान लीजिए वो पैसा आ गया 30 लाख रुपए। अब जितना पैसा मुझे मिला है, मैंने बताया आपको, उसको क्या कंसीडर करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडर करेंगे, कि जितना भी टोटल पैसा कम हमें मिला है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडर मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ें नोट की जाने वाली क्या बात है, पहली बात तो हमने ये देखना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होने वाला है, किस तारीख को हम ये मानेंगे कि डेट ऑफ ट्रांसफर होगी, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है ना। और टैक्सेबिलिटी का मतलब क्या है कि किस साल हम टैक्स को पे करने वाले हैं। ये नहीं है कि आज डिस्ट्रॉय हुआ, पैसा आपको बाद में मिल रहा है, ठीक है, टैक्स आप पहले दे रहे हो, ऐसा ये चीज़ें नोट करनी है यहाँ पर। इसीलिए बोला गया इस कंसेप्ट को डीम्ड। सब कुछ मानना होगा, ये आपको याद भी करना होगा, थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन आ गया कि ये मान लिया जाएगा बिक गया सामान, इंश्योरेंस कंपनी ने जितना पैसा हमें जितना दिया, मेरे पास कितना दिया है, 30 लाख रुपए दिया, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सी होगी, डीम्ड टू बी ट्रांसफर मेरी कितनी होगी, 31/3/2022। अच्छा, सेशन कौन सा है, ये सेशन है बेटा 2022-23 का सेशन है, सॉरी 22-23 का नहीं है, ये 22-23 का कैसे हो सकता है, अरे फाइनेंशियल ईयर देखो ना, 1/4/2021 से 31/3/2022 होगा तो 21-22 होगा ना। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मैडम, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक रहता है फिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्सेबिलिटी कब होगी, टैक्सेबिलिटी तब होगी, टैक्स पे तब करेंगे जिस दिन आपको पैसा मिला है, जिस साल आपको पैसा मिला है उस साल उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। देखो पैसा कब मिला, 22-23 में मिला, डीम्ड कब बना, 21-22 में मिला, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, 30 लाख है। इंडेक्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे मानेंगे, कि जिस साल हमने किया 10 लाख रुपए, ये कब की होगी, एसेट्स कब परचेज की थी, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये ज्वेलरी डिस्ट्रॉय जिस दिन ज्वेलरी बाय की थी उस दिन का लेंगे, 1/10/2010 को लिया है ना, 1/10/2010 को लिया है, तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, इंडेक्स फैक्टर 10-11 लेंगे। अच्छा, इंडेक्स फैक्टर 10-11 से आप कहाँ से कहाँ तक लेंगे, बताओ मुझे, इंडेक्स सेक्शन यहाँ से यहाँ तक लोगे या फिर यहाँ से आगे तक लोगे। ध्यान रखना, जब ट्रांसफ़र का केस आता है ना, तो हमेशा यहाँ से यहाँ तक का ही लेते हैं, समझ पा रहे हैं, बस ये वाली ये ड्यूरेशन आप लेंगे, ये वाला, ये देखो मैंने येलो से भी हाईलाइट कर दिया कि आपको याद रह जाए, ठीक है, ये यहाँ तक का लेंगे, इसको नहीं लेना है हमको, इसको नहीं लेना है, किसमें, जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अप टू द, ये लिखा हुआ है अप टू द ट्रांसफर डेट तक ही हम क्या मान लेंगे, हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे। अब यहाँ से देखो 1/10 से लेकर 2022 तक कितना लंबा टाइम हो गया, इंडेक्सेशन तो निकालना पड़ेगा, तो दैट्स द रीजन ऊपर क्या करेंगे, इंडेक्सेशन फैक्टर ऑफ द 21-22 लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने हमारा ट्रांसफर ईयर यही है, ठीक है। तो क्या मेरा इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगा, यस निकल जाएगा, ये अमाउंट निकाल के आपका। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, दोनों तरीके के गेन हो सकते हैं। क्या एग्जाम्पल समझ में आया, यहाँ पे मोटा मोटा समझने की बात थी, 3 चीज़ें कि सेल ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट कितनी होने वाली है, डीम्ड ट्रांसफर कब मानेंगे, टैक्सेबिलिटी कब होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल क्लाइमेट्स की, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट्स हो गया है, एक्सीडेंटल हो गया है, ठीक है, फायर हो गया है, किसी भी मतलब किसी भी कारण से आपकी प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रॉय हो रही है और आपने क्लेम कर दिया और क्लेम करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो मानी जाएगी जो इंश्योरेंस कंपनी देगी, ट्रांसफर वैल्यू वो मानी जाएगी, ट्रांसफर डेट वो मानी जाएगी जिस दिन एसेट्स डिस्ट्रॉय हुई है, और कहाँ से कहाँ तक मानी जाएगी, जिस दिन से परचेज की थी और डिस्ट्रॉय तक। समझ में आया, समझ में आया। अगर स्टॉक इन ट्रेड का केस है, स्टॉक इन ट्रेड दैट मीन्स बिजनेस, पीजीबीपी के बारे में बात की जा रही है,
तो सेक्शन 45(1) नहीं अप्लाई होगा, जो कि आपका कैपिटल गेन का हेड का है। तो ये टैक्सेबिलिटी पीजीबीपी में होगी। तो ये साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरीके से कंफ्यूजन से देंगे आपको। नेक्स्ट जाता है कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट्स इनटू द स्टॉक इन ट्रेड। देखो मैंने आपको एक बात बताती हूँ, ट्रांसफर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट हम आगे करेंगे, ये कन्वर्जन वाला यही पॉइंट है। नेक्स्ट आपका कंपल्सरी एक्विजिशन है, फिर आपका पोसेशन वाला है, ये 1 by 1 होगा। सो इसलिए कह रही थी वेट करो इस चीज़ का। कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट्स इनटू द स्टॉक इन ट्रेड, कह रहे हैं कि जो आपके पास जो पहले कैपिटल एसेट्स थी ना, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो आपके स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। स्टॉक इन ट्रेड तो मैम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला है, पीजीबीपी में कैलकुलेट होगा। हाँ जी बच्चे, पीजीबीपी में ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले कोई ऐसी संपत्ति थी, मान लीजिए आपका ज्वेलरी का बिजनेस था, ठीक है, सॉरी बिजनेस नहीं था, आपकी मम्मी, दादी, बहन, पापा, इन सबकी ज्वेलरी आप लोगों के पास थी। पहले आप उनका क्या कर रहे थे, पर्सनली यूज कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस पर्सनल कैपिटल एसेट्स को आपने क्या किया, अपने बिजनेस में लगा दिया। मीन्स कि जो आपकी खुद की संपत्ति थी, पर्सनल एसेट्स थी, वो आपने अपने बिजनेस में लगा दी है कि हाँ हमने तो अब ज्वेलरी का ही बिजनेस क्या है कर लिया है। अब वो ज्वेलरी की बिजनेस, जो ज्वेलरी की आइटम्स थी, आपने अपनी दुकान के अंदर शो में रख दी है। कुछ टाइम के बाद वो ज्वेलरी क्या हो चुकी है, सोल्ड हो चुकी है। तो जब ये सोल्ड होगी तो सोल्ड अमाउंट आपकी पीजीपीपी में होगी, और जब ये पर्सनल से ज्वेलरी में कन्वर्ट हुई, ये आपकी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी हुई। क्लियर है। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है, फेयर मार्केट वैल्यू कब मानी जाएगी, डीम्ड ट्रांसफर कब माना जाएगा, टैक्सेबिलिटी कब होगी। सुनो ध्यान से, फेयर वैल्यू वो होगी जिस दिन आपने वैल्यू को, ज्वेलरी को अपने बिजनेस में ट्रांसफर किया। ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने कन्वर्जन किया, उस दिन, उस डेट पर उस ज्वेलरी की जो भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम कैपिटल गेन हेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन हेड तक की सीमित रहेंगे ना। ये आपका दायरा है बेटे आपके कैपिटल गेन हेड का, ये दायरा किसका है, कैपिटल गेन हेड का। इसके बाद का जो दायरा है वो आपका बिजनेस पीजीबीपी का दायरा है। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो पीजीबीपी के अंदर कैलकुलेट करते हुए देखेंगे, और यहाँ की जो वैल्यू होगी हम इसको कैश कैपिटल गेन हेड में। तो यहाँ तक जो भी वैल्यू होगी वो आपकी फेयर वैल्यू होगी। अच्छा, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या मानेगा, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या मानेगा, जिस दिन कन्वर्जन हुआ। मैंने कहा मान लीजिए 1/10/2010 को मैंने कोई ज्वेलरी थी मैंने खरीदी थी, और 1/10/2020 को मैंने वो ज्वेलरी क्या कर दी, अपने बिजनेस में डाल दी है। तो इस डेट को हम क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी ट्रांसफर मानेंगे। अच्छा, टैक्सेबिलिटी कब होगी, टैक्सेबिलिटी बेटा तब होगी जिस दिन ये एक्चुअल में क्या होगी, सोल्ड होगी। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। टैक्सेबिलिटी जिस दिन सोल्ड होगी ना, तो उस दिन क्या करेंगे, पीछे का खाता उठाएंगे कि हाँ ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, अब यहाँ भी टैक्सेबिलिटी आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ज्वेलरी का बिजनेस था आपका, ध्यान से सुनना, ज्वेलरी का बिजनेस था, 10 लाख की ज्वेलरी थी, 1/10/2000 को खरीदी थी, आपने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 30 लाख रुपए थी, और आपने 1/10/2022 को आपने वो ट्रांसफर किए। तो इतने से इतना पोर्शन किसमें कैलकुलेट होगा, कैश कैपिटल गेन हेड में कैलकुलेट होगा, और फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, 30 लाख रुपए होगी, राइट। और डीम्ड टू बी ट्रांसफर जिस दिन आपने ट्रांसफर कन्वर्जन किया वो होगी। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा, टैक्सेबिलिटी कब होगी, जिस दिन आपने एक्चुअल में सेल किया। मैंने कहा कि ये जो ज्वेलरी है वो सेल हो चुकी है, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड में से जा चुकी है, कोई कस्टमर आया हमारे पास से सामान खरीद के ले गया, वो कहता है मैंने 40 लाख में बेच दिया। कहते हैं वाह जी वाह, 30 लाख रुपए की आपकी वैल्यू थी, और ठीक ये दिन थोड़े से अजीब लग रहे हैं, 1/10/22 से 31/7 पीछे हो गया, आगे लेके आओ इसको, 31/12 रख लो इसको, 31/12/2022 को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपने 40 लाख में बेचा, अब जिस दिन बेची है 31/12/22 को टैक्सेबिलिटी होगी आपके 2 हेड के अंदर। पहला हेड आपका सैलरी हेड है, सॉरी कैपिटल हेड है, और दूसरा आपका पीजीबीपी का हेड है। कैपिटल गेन हेड कौन सा होगा, अब देखो फेयर वैल्यू 30 लाख है,
कोई एक्सपेंसेस हुआ तो माइनस कर दो, अदरवाइज नहीं करना। ये मैंने पहले पता क्यों तैयार कर रखा है कि थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर पहले ही बहुत लेंथी है, लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैंने आपके लिए पहले लिखा हुआ है। नेट कंसिडरेशन आ गया दिस वन। अब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता होना चाहिए, इंडेक्सेशन का जिस दिन ट्रांसफर है उसका ईयर पता होना चाहिए, और जिस दिन आपने सामान खरीदा था उसकी इंडेक्सेशन की ईयर पता होना चाहिए। सामान कब खरीदा था और कितने का खरीदा था? 10 लाख का खरीदा था मैम, और एक 10 को खरीदा था, मीन्स कि 10-11 की इंडेक्सेशन वैल्यू आएगी और ऊपर क्या आएगी? 10 लाख रुपए आएंगे। वैल्यू कितने की निकालनी है? जिस दिन ट्रांसफर हुआ, मीन्स कि 22-23 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इंडेक्सेशन जो आपको दिया प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, उसमें से आप चेकआउट कर लेना, ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ये वैसे भी पेपर में आपको दिया मिलेगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ 2023 का याद कर लें, 2024-25 का। अब मैंने कहा 22-23 है, 331 और 10-11 167। क्लियर है? आई होप मज़ा आ रहा है आपको करने में। 331 167 था, पता नहीं 161 था, जो भी था यहाँ रख लेना, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस करो, टैक्सेबिलिटी वैल्यू आ जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल से। अच्छा सुनो, ये अमाउंट कब पे करना है? ये जब 2024-25 में आपने सामान को बेचा, इस साल कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, समझ रहे आ रहे हैं? अच्छा, इस साल मैंने कहा कि मैंने सामान खरीदा था 40 लाख का, बेच दिया, सॉरी सामान बेचा मैंने 40 लाख का, तो खरीदा कितने का था? खरीदा, अब ये कहेगा कि मेरे पास हो, मेरी फैमिली मेंबर ने दे दिया, मैंने तो इसी का बिजनेस किया था, कहने का मतलब पॉकेट में आ गया, है ना, कोई मेहनत नहीं की, ना खरीदने की लागत हुई। तो ये कहते हैं कि उस टाइम जितनी भी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी? मैंने कहा था कि मेरी वैल्यू उस टाइम मार्केट वैल्यू कितनी है? 30 लाख, तो वही कंसिडर कर लो कि आपने 30 लाख रुपए में क्या करा है? खरीदा था। समझ पा रहे हैं? 30 लाख में क्या किया है? खरीदा था। तो जितने में खरीदा उतने में बाकी में बेच दिया, तो हमने क्या कर दिया, जो बीच का डिफरेंस था 10 लाख रुपए क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा, क्योंकि 30 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी यहाँ गई, 10 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी यहाँ गई, टोटल 40 लाख का बेचा था। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है बताओ फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है। कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब क्या है? जब आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई फ्लाईओवर के पास आ रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि इस फ्लाईओवर को थोड़ा सा और वेड्थ में कर दे, चौड़ाई में कर दे, तो उसने कहा कि इधर उधर की जो है प्रॉपर्टी ले लो। तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट की मीन्स गवर्नमेंट तो कहाँ आएगी, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आएंगे, आपको नोटिस देंगे कि जो ये सड़क है थोड़ी और चौड़ी होगी, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन इसके अंदर आ रही है। कहते फिर हम क्या करें? कहते हम क्या करेगा मतलब क्या है? तुम अपनी ज़मीन दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। कहते हम तो नहीं बेचना चाह रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको बेचना ही पड़ेगा। कहते ठीक है बेच देता हूँ। तो उसने कहा कि वैसे जो गवर्नमेंट के पास ज़मीन गई, उसके बदले में क्या हुआ? आपके पास पैसे आए। अब जो ज़मीन थी, जो लैंड थी, बेचने से जो भी आपके पास इनकम हुई है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी हुई, ठीक है, अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 के अंदर। दैट्स इट। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सरकार कहती है कि आपको मैं 15 लाख रुपए दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर एरिया के, ये जो एसएससी कहते हैं 15 लाख, इससे ज़्यादा तो मैं वैसे किसी और को बेच दूँ। कहते कितने में बेच रहे हैं? कहते मैं 25-30 में बेचूंगा। कहते नहीं सरकार ने इतना दिया। तो अगर ऐसा सिनारियो होता है तो ये केस फाइल कर सकता है कौन? एसएससी केस फाइल कर सकता है, किसके सामने? विद अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सुनो ध्यान से, फटाफट देखते हैं। तो अनाउंसमेंट कंपनसेशन का भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, और कंपल्सरी एक्विजिशन जो कि सेक्शन 55 सबसेक्शन 5 में एक्सप्लेन है। कहते हैं कि मैंने जो ज़मीन खरीदी थी, मान लीजिए आप सभी, आपको मैं बना देती हूँ ज़मीन का होल्डर, आप हैं वट एवर है, जो भी नाम है, मैं आप सभी को मिस्टर एक्स रख रही हूँ, ठीक है। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने ज़मीन को खरीदा था 1/10/2010 को 10 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो ज़मीन एक्वायर कर ली है गवर्नमेंट ने, 1/3/2022 को, ठीक है। अब देखो 10-12 साल के बाद ये खरीदी है गवर्नमेंट ने, तो ये पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो गया,
ठीक है। और सरकार कहती है कि इसका पैसा मैं आपको कितना दूंगी, 30 लाख रुपए दूंगी। सरकार इसे एक साथ भी दे सकती है, होल अमाउंट भी दे सकती है, या फिर इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकती है, ठीक है। होल अमाउंट जिस दिन, मतलब कि जिस दिन भी आपको पहली अमाउंट मिल जाए, सारी अमाउंट मिल जाए, उस दिन से ही क्या मिलेगा, उस दिन से ही आपको टैक्सेबिलिटी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि सरकार ने आपके पास आई, सरकार के जो लोग हैं, 1 तारीख मार्च का महीना 2022 के आपके पास आई, भागे भागे ये लोग आपके पास आए, भागे 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 भागे, कहते हैं जी आपकी मिस्टर रेक्स आपकी ये ज़मीन है, हमको दे दो। कहते हैं ठीक है। तो जिस दिन आपके पास ये जो एक्विजिशन का कंसेप्ट आया कि हाँ मेरी कंपल्सरी एक्वायर हो रही है, उस दिन क्या मानेंगे, पहला पॉइंट याद रखना है, ट्रांसफर डेट मानेंगे। डेट ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन दैट इज नोन एज द ट्रांसफर डेट मानेंगे। अच्छा, दूसरा, टैक्सेबिलिटी कब होगी? टैक्सेबिलिटी तब होगी जब आपको पहली पेमेंट मिल जाएगी। मीन्स कि जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाता ना, तब तक आपको नहीं करना। जैसे ऊपर था कि जब तक सामान बिक नहीं जाता तब तक आपके पास टैक्सेबिलिटी नहीं हुई थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी जब तक पैसा आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक क्या नहीं होगा, आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। इसने कहा पहली इंस्टॉलमेंट मेरे को 1/4/2022 को मिलने, ठीक है। इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स कि सरकार ने आधे आधे करके पैसे दिए, 20 लाख एक बार दे दिए, 10 लाख एक बार दे दिए। कहते कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सरकार आधे पाद में दे, पूरे पहले दे, कैसी करके दे, जिस दिन आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाए, उस दिन आप टैक्सेबिलिटी डेट मान लेना। समझ पा रहे हैं? क्या मानना है? टैक्सेबिलिटी डेट माननी। अच्छा, बैलेंस कहते हैं मेरे को इस दिन मिल गया, वो कहते हैं कि मैं इस 30 लाख से खुश नहीं हूँ, यहाँ तक आगे कंसेप्ट समझ में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए बेटे। ट्रांसफर कब कंसिडरेशन करेंगे? टाइम ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपनसेशन क्या होगी कि फेयर वैल्यू कंसिडरेशन कितनी होगी? 30 लाख होगी। टैक्सेबिलिटी तब होगी जिस दिन आपकी पहली कंपनसेशन आपको रिसीव हुई होगी, ठीक है। बैलेंस आपको मिली है, उस टाइम पे कोई आप ध्यान नहीं देंगे कि हाँ उस दिन भी हमें टैक्सेबिलिटी लगानी है, उस दिन ही सारी की सारी पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्सेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं एनहांस के कंपनसेशन के बेस में। अब इस चीज़ से क्या है, एसएससी खुश नहीं था। एसएससी ने कहा कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, कोर्ट के सामने केस फाइल कर दिया, ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन के रिगार्डिंग मेरे से ज़बरदस्ती क्या ली गई है, संपत्ति ली गई है। इसने यहाँ पर क्या है, डेट फाइल किया, उस टाइम के इतने दिन बाद गवर्नमेंट कहती है, कोर्ट कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे थे, तुम्हारी जो संपत्ति की वैल्यू 30 लाख की बजाय कितने लाख है, 35 लाख है। मीन्स कि 5 लाख रुपए क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। 5 लाख रुपए आपको और मिले। कहते ठीक है, 5 लाख रुपए तो मिले। कहते अच्छा, मेरे साथ साथ आपके कुछ एक अलग खर्चे भी तो हुए होंगे ना, आप कोर्ट में गए भी होंगे, आपने वकील को भी किया होगा, कागजी कार्रवाई, स्टैंप ड्यूटी, अदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो उनके ऊपर कहते हैं कि मेरे 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। कहते गवर्नमेंट कहती है इट्स ओके, हम आपको उसका भी कुछ ना कुछ देंगे। कहते 5 लाख ये, 1 लाख ये, टोटल 6 लाख वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी कंसिडरेशन में कंसिडर की जाएगी। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब कि जिस साल आपको रिसिप्ट हुआ है 5 लाख रुपए, क्या कंसिडर की जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। कोई एक्सपेंसेस हुआ है, क्या हुआ है, कहता है मेरा 1 लाख रुपए खर्चा हो गया भाई, कितना हो गया, 4 लाख रुपए, ये वैल्यू निकल के आई, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी। अच्छा, ऐड नहीं होगा, लेस हो गई है, बाय द सॉरी फॉर दैट, 4 लाख रुपए, ठीक है। ये खर्चा माइनस किया जाएगा आपसे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एनहांस के केसेस के अंदर बात की जा रही है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टोटली इग्नोर किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। सेक्शन 55 सबसेक्शन 5 भी हो गया है, जो कि डीम्ड के अंदर आता था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैपिटल गेन इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब है बच्चे, जब कोई 2 पार्टनर आपस में कोई एग्रीमेंट में आते हैं, उस टाइम मान लीजिए इसकी कोई संपत्ति थी, इसने खाली प्लॉट दे दिया है, इसने इसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया है, बिल्डिंग बनाने के बाद उसको वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है, बना के बेच रहा है, तो ये भी तो कैपिटल गेन है या नहीं है ना। तो इस सिनारियो में हम कैसे कैपिटल गेन को टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे? सुनो, एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास यहाँ पर मिस्टर राम का। मिस्टर राम है और इसका एक दोस्त है जो कि बिल्डर है, जो कि इन्हीं के साथ डीलिंग करता है कि हाँ
मिस्टर राम के पास कोई संपत्ति थी, ठीक है, खाली जमीन पड़ी थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी 10 लाख थी। उसने खरीदी कब थी 1/10/2010 को, सॉरी 10/10/2010 को, 10 अक्टूबर 2010 को। ये कहते हैं कि खाली जमीन पड़ी है भाई, इससे बढ़िया तू ही है जो बिल्डर है, इसके ऊपर बना, बेच, जो कुछ मुनाफा हो तू मुझे भी दे, अपना भी कमा। कहते हैं क्या बात है। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों खुश हुए मिस्टर श्याम के साथ। कहते हैं कि तूने जमीन दी, मैं इसके ऊपर 10 फ्लैट बनाऊंगा। कहते हैं अच्छा, उस 10 फ्लैट में से आपको 4 फ्लैट मैं तुझे दूंगा। किसको? राम को, लिखा हुआ है राम को, ठीक है। अच्छा, बाकी के फ्लैट? कहते हैं मेरे। अच्छा, बाकी के फ्लैट के साथ साथ वो कहता है कि 4 फ्लैट के साथ साथ मैं तुझे 5 लाख रुपए एज अ मनी कंसिडरेशन भी दे रहा हूँ। कहते ठीक है। मीन्स कि राम की इनकम कितनी हुई? एक तो 4 फ्लैट की जितनी उस टाइम पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी, है ना। अब मुझे तो पता नहीं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर ये चेकआउट किया जाएगा कोर्ट के अंदर कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है कितने की, उन 4 फ्लैट्स की, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट हो गई है 1/11/2022 को, ठीक है। आपने ये दी थी 1/10/2021 को दी थी, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है 1/11/2022 को, ठीक है। और इसका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, वो क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे 10 लिया हुआ ना, तो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। सुनो, 1/10/2021 को दी थी इसको बिल्डिंग यहाँ पर, ठीक है, और 1/10/2022 को ये बिल्डिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और क्या 1 नवंबर 2022 को इसके कागज तैयार हो गए हैं। कहते हैं ठीक है। कहते हैं इस तारीख पर, जिस दिन ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, इस तारीख पर इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को चेकआउट करेंगे। कहता ठीक है। इसने कहा कि उस टाइम इन 4 फ्लैट्स, एक फ्लैट की वैल्यू 15 लाख है, तो 4 फ्लैट की वैल्यू कितनी हो गई है? कहता है कि 60 लाख हो गई है, और साथ में तुझे 5 लाख रुपए और दिए, तो टोटल वैल्यू कितनी मिल गई है? 65 लाख हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो सबसे पहले इसके हाथ में टैक्सेबिलिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? फेयर वैल्यू, राम के हाथ में बात की जा रही है। राम की जो टैक्सेबिलिटी क्या है, 65 लाख आ गया। समझ में कैसा है? एक तो 4 फ्लैट प्लस में 5 लाख जो मिले हैं, 15-15 लाख रुपए की जो 4 फ्लैट है। कोई खर्चा हुआ है? कहता नहीं हुआ। नेट कंसिडरेशन आया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लगेगा। कहता है लगेगा। भाई क्यों लगेगा? क्योंकि भाई जमीन किसकी थी? मिस्टर राम की थी। खरीदी कितने में थी? कहता है 10 लाख में थी। कब खरीदी थी? 1/10/2010 को। उसका इंडेक्स वैल्यू लेंगे, एट प्रेजेंट कितनी वैल्यू है उसकी, 10 लाख की करंट वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। देखो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड कर दिया, आप इसको चेकआउट कर लेना, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्या समझाना चाह रही हूँ? ठीक है। अगर ये फ्लैट आगे जाके ये कहीं और बेच देता है, तो तब इसके हाथ में 6 फ्लैट की टैक्सेबिलिटी होगी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो देखो 10 फ्लैट्स थे जो कि कंप्लीट हुए हैं 10/10/2022 को। सर्टिफिकेट आया है 1/11/2022 को, और इस दिन स्टैंप ड्यूटी क्या थी? 15 लाख रुपए इनकी थी। अच्छा, एक मिस्टेक होगी बाय द डिफॉल्ट, एक सेकेंड। ये वैल्यू स्टैंप ड्यूटी आपको सर्टिफिकेट इशू होने, क्योंकि सर्टिफिकेट इशू होगी उसके ऊपर वैल्यू भी तो लिखी मिलेगी ना, कि इस दिन आपकी जो संपत्ति की वैल्यू इतनी है, उस पर्टिकुलर कागज के ऊपर लिखी होती है कि संपत्ति इतने में खरीदी, फलाना से खरीदी, इतना बिल्डिंग है, इतना हमने बेच दिया। तो यहाँ पे जिस दिन डेट ऑफ सर्टिफिकेट कंप्लीशन आपको मिलेगा, उस दिन आपको क्या लेना है? फ्लैट वैल्यू जो SDV लेनी है, स्टैंडर्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट होगी इन हैंड ऑफ द राम, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? लैंड हुई या बिल्डिंग हुई, उन दोनों को किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक एग्रीमेंट में हम एंटर कर रहे हैं, तो उस दौरान उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है। कैपिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, एप्लीकेबल केवल इंडिविजुअल और HUF के ऊपर होगी। दूसरा, टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी? टैक्सेबिलिटी तब अराइज होगी, ठीक है, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर कब माना जाएगा? जिस दिन आपने किसी पर्सन को, रियल एस्टेट डेवलपर को, मीन्स की जो मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था। कब किया था? 1/11/2021 को किया था।
तो जो आपकी जो इंडेक्सेशन फ्लक्चुएशन जो जिस टाइम का निकालेंगे ना, तो ट्रांसफर डेट आपकी क्या होगी, 2021-22 की मानी जाएगी। खरीदी कब थी, 2010-11 की इंडेक्स फ्लक्चुएशन रिजर्व और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 10 लाख रुपए थी, ये यहाँ यूज होती है। दैट्स रीजन की ट्रांसफर डेट भी हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, द शेयर प्रोजेक्ट और द डेट ऑन द रिसीविंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड द मनी, अगर कंसिडरेशन मिली है तो। रिसीव कंपनसेशन क्या है, 4 फ्लैट 15 लाख के, मनी है 5 लाख, टोटल हो गए 65 लाख। क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जाता है फेयर वैल्यू कंपनसेशन इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द लैंड और द बोथ। अब यहाँ पर ना एक बात नोट करने की है, कई बार क्या करते हैं जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही, इस दौरान ही वो इस संपत्ति को मिस्टर राम इस संपत्ति को पहले ही बेच देता है। कहने का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट इशू हुआ ही नहीं, हमें स्टैंप ड्यूटी पता ही नहीं चली, मैंने इस संपत्ति को मैं ज़्यादा में भी बेच सकती हूँ, कम में भी बेच सकती हूँ, और कम में बेचने में मिस्टर राम को फ़ायदा है। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि 65 लाख मुझे मिल गए हैं, इसको मैं कम में बेच दूँ, मान लीजिए 45 लाख में बेच दूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 45 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज 65 लाख के ऊपर देना पड़ता। मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। तो यहाँ पर इस घोटाले करने के चक्कर में मिस्टर राम ने क्या किया, स्टैम्प सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही क्या कर दी, आपने एसेट्स को पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया। कहते हैं अच्छा अब क्या होगा, इसके लिए सिनारियो चेकआउट किया जाएगा यहाँ पर कि जब जो होल्डर है वो पहले ही लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर देता है तो इसकी ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 50C में की जाएगी। देखते हैं, तो यहाँ देखिए क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जो मिस्टर एक्स है जो कि सेलर है, ठीक है, उसने अपनी संपत्ति हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी है, 60 लाख में कोई बेच दी है, ठीक है, बायर को। अब यहाँ पर 60 लाख रुपए क्या है, इसका मेन फेयर वैल्यू कंसिडरेशन है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारी स्टैंप ड्यूटी को रिलीज होने से पहले ही तुमने ये बेच दी है, तो गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी को मेंटेन करती है। उस रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा कि हमारे हिसाब से स्टैंप ड्यूटी है क्या। तो सिनारियो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 1, 2 और 3। अब पहली बात है गवर्नमेंट, मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या बनाया था, इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया था और आपको बोला था कि जितना हो सके आपको उतना ज़्यादा टैक्स रिसीव करना है। इधर साइड बैठा है ये एसएससी, ये सोचेगा जैसे करके तैसे करके कम दूँ, है ना। तो पहली सिचुएशन तो एप्लीकेबल होगी नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि एसेट्स की वैल्यू 50 लाख है, अरे भाई तुम खुद अपने आप 60 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, 60 लाख के ऊपर टैक्स देने के लिए तैयार हो, तो मैं कौन हूँ भाई 50 लाख के ऊपर कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, कोई नहीं मारता। तो इसने कहा तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये कहते हैं सरकार ये कहती है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, वो कहता है 65 लाख है, एक तरफ कहता है 75 लाख। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो ज़्यादा है या कम है। अगर वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 110% ऑफ सेलिंग वैल्यू, अगर वो स्टैंप ड्यूटी से कम है, ठीक है, अगर वो स्टैंप ड्यूटी से कम है तो सेलिंग फेयर वैल्यू क्या मान ली जाएगी, आपकी सेलिंग वैल्यू मान ली जाएगी। अगर स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये कम है, ठीक है, तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या मानेंगे, स्टैंप ड्यूटी को फेयर वैल्यू मानेंगे। जैसे कि मैंने कहा, मैंने जैसे ही 110% निकाला, किसका, जितने में मैंने सेल किया, 6 लाख का 110% निकाला, कितना आएगा, 66 लाख आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है मेरी वैल्यू तो भाई 65 लाख है, तुम्हारी निकालने के बाद 66 लाख है, एसडीवी क्या है, कम है, ये ज़्यादा है। तो सरकार कहती है 1 लाख का फ़र्क नज़र है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 62 लाख भी आ जाती कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं 62 नहीं 767, ओके। मीन्स कि ये एसडीवी कम हुआ तो इस सिनारियो के केस में सरकार कहती है मैं इस चीज़ के अंदर ज़्यादा चक्कर नहीं काटूंगा, ठीक है, मेरा भी खर्चा होगा भाई, तुम्हारा भी खर्चा होगा, मेरा भी समय जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी अमाउंट में, तो इसलिए बोला गया 110% से वैल्यू, अगर एसडीवी की वैल्यू कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है, तो उस सिनारियो के अंदर जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो क्या होगा, आपका 60 लाख रुपीज़ होगा। तो एसएससी हुआ खुश, कहते ठीक है 65 से तो बचा मैं,
ठीक है। सेकेंड सिचुएशन आ जाती है जब वो कहती हैं कि एसडीबी की वैल्यू कितनी है, 75 लाख है। एसडीबी का मतलब क्या है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे तरफ से ये 75 लाख वैल्यू है, कहते ठीक, तो दोबारा से फिर चेकआउट होगा 110% ऑफ द सेलिंग वैल्यू, वही सेम एज इट इज़ मेरी आएगी, क्योंकि तो मेरी तो वैल्यू सेम है 66 लाख। कहते हैं एक तरफ है 66, एसडीबी है 75, भाई एसडीबी ज़्यादा है, क्या है, एसडीबी ज़्यादा है, तो तुम्हें एसडीबी को ही क्या मानना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। इतना सुनते ही तो भाई एसएससी का हो गया जो फेस था बिल्कुल उदास हो गया, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इस समय एसएससी सीधा भागा 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 कहाँ जाएगा, एसएससी जाएगा भाई भागा भागा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, वो केस दर्ज करेगा कि मेरी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट की जाए, मेरा इतना टैक्स नहीं बनता है। और मोस्ट ऑफ ये होता है कि जो असेसिंग वैल्यूएशन ऑफिसर है वो किसके फेवर में रिजल्ट निकालेगा, वो एसएससी के फेवर में रिजल्ट निकालेगा। मीन्स कि वैल्यू 75 लाख से कम ही आएगी, चाहे वो 3 लाख कमाए चाहे 10 लाख कमाए, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। ये सिनारियो पता है कब क्रिएट हुआ, जब ये चालाक बन रहा था, खुद एसएससी चालाक बन रहा था, उसने सर्टिफिकेट कंप्लीशन होने से पहले ही संपत्ति बेच दी, जिसकी वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या हुआ, शक हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को शक हुआ, और शक को यकीन में बदलने के लिए उन्होंने ये पूरा इतना बड़ा प्रपंच रचा। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफिसर कैसे कैलकुलेट करेगा, उसने चैलेंज कर दिया, इस एसएससी ने चैलेंज कर दिया इस केस को, और वैल्यूएशन ऑफिसर के ये केस क्या चला गया, हैंड ओवर चला गया। एसएससी चाह रहा है कि कहता है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भाई 75 लाख है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर वही बात है, कम तो बताएगा नहीं, कम तो बताएगा नहीं, मीन्स कि एसएससी की वैल्यू से कम तो बताएगा नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूर बता सकते हैं। इसने कहा कि भाई तुमने तो 75 लाख कह दी, 75 नहीं है 62 है, 75 नहीं है 62 है। एसएससी क्या हो गया, खुश हो गया, क्यों, क्योंकि एक तो वो 75 लाख के ऊपर टैक्स देने के लिए तैयार हो, एक वो 62 के ऊपर तैयार हो। फर्क पता है कितना हो गया, फर्क आपका 12 से 13 लाख रुपए का फर्क आपको नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पर एसएससी खुश हुआ, एसएससी जैसे ही खुश हो गया, यहाँ पर वो कहते हैं कि इसकी बजाय 2 लाख ही तो बढ़ रहे हैं, मैं इसके ऊपर टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, सेल वैल्यू क्या कंसिडर की जाएगी, जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर ने कंसिडर की है। अच्छा, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 मान लीजिए कहते हैं कि तुमने तो 75 लाख कही है, मेरी तो भाई 82 लाख बन रही है, अब बताओ तुम क्या बताओगे। कहते हैं कि नहीं ऐसे मत करो, एसएससी क्या कह रहा है, नहीं ये गलत हुआ, फायदा होता इससे बढ़िया मैं 75 लाख भी देता। मीन्स कि जितना कम हो सकता है उतने में, जहाँ पे वो एडजस्ट हो रहा है वो वहीं पे एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे खुश था 62 लाख पे, तो यहाँ हो गया। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि 82 लाख है, एसएससी कहता है नहीं मैं तो पीछे वाले पे टैक्स दे दूंगा, एसडीबी क्या हो जाएगी आपकी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा लेंथी था, समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। यही चीजें लिखी हुई है, बट इफ द वैल्यूएशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इज मोर देन द स्टैंप ड्यूटी, अगर स्टैंप ड्यूटी से ज़्यादा उन्होंने वैल्यूएशन कर दी तो स्टैंप ड्यूटी को ही क्या किया जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। स्टैंप ड्यूटी मेरी कितनी थी बच्चे, स्टैंप ड्यूटी थी मेरी 75 लाख, और असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दी है, 82 लाख करा दिया, तो मेरे पास स्टैंप ड्यूटी ही क्या मिल जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को हम यहाँ पर मानकर लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर कैपिटल कंप्यूटेड किया है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, मींस देयर इज एक्सपर्ट है ये पर्सन इस चीज़ों को अपॉइंट करने में, इस चीज़ों को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, वैल्यूएशन का भी हो गया, आई होप ये भी हो गया। 5th पॉइंट आ गया समझ में। अच्छा, 6th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं, अब तो फटाफट हो जाएंगे। कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ द स्लम्प सेल, स्लम्प सेल का मतलब पता क्या है, जो कि सेक्शन 50B के अंदर कंप्यूटेड है। ये कहते हैं कि आपके मान लीजिए एक शोरूम है, उस शोरूम में काफ़ी सारी, शोरूम नहीं फैक्ट्री लेके चलते हैं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी आपकी कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे कि आपकी मान लीजिए लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें। आपने उनकी इंडिविजुअल वैल्यू को ना कैलकुलेट करते हो, आपने क्या कर दिया, पूरे का पूरा बिजनेस एक साथ सेल कर दिया। मीन्स कि जब क्या करते हैं सेल पर्सन्स, अपनी पूरी वैल्यू को क्या कर रहे हैं एक साथ, जिसकी पूरी जितनी भी सारी की सारी जो कैपिटल एसेट्स है सबको कंबाइन किया,
होली उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। इंडिविजुअल वैल्यू जब नहीं निकालते, सभी के सभी उसको सारी की सारी को एक साथ बेच देते तो उसे क्या बोलते हैं, लमसम में बेचना या फिर लम सेल बोलना। ठीक है, इसकी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इस सिनारियो के अंदर क्या होगा, व्हेन द होल यूनिट इज सोल्ड एट द लमसम विदाउट वैल्यूइंग द ईच यूनिट इंडिविजुअल इन द टर्म इज नोन एज द स्लम सेल होगा। और फेस वैल्यू ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी, हायर ऑफ किस किस में से, जो भी आपको रिसीव हुआ है वो, और फेयर मार्केट वैल्यू, उस टाइम पे मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, जो आपको रिसीव हुआ है वो, और जो आपको मार्केट में जो वैल्यू चल रही है। मान लीजिए आपको रिसीव हुआ है 30 लाख, मार्केट में वैल्यू है इसकी 22 लाख, तो जो हाई होगा वो आपकी रिवेन्यू माना जाएगा, सेल्स मानी जाएगी 30 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया था, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन करने के बाद मैंने कहा कि मेरा 30 लाख का है भाई। ठीक है, और उसके बाद कोई एक्सपेंसेस है, कहते हैं नहीं जी, तो एक्सपेंसेस नहीं होगा, नेट कंसिडरेशन क्या हो गया, 30 लाख हो गया। ठीक है, अभी कहते हैं कि इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। ठीक है, अगर सिंपल शॉर्ट टर्म हुआ तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपल होगा, इंडेक्सेशन तो यूज होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या निकालने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, जब हम टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। अब टोटल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब इसने सारा बिजनेस ही एक साथ में बेच दिया, सारी संपत्ति उसने एक साथ बेच दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिविजुअल की तो बारे में बात हो रही नहीं, तो इसलिए टोटल के बारे में बात की। टोटल जितना भी है, मान लीजिए यहाँ पर कितना था, 15 लाख हमारे पास एसेट्स थी, और उसमें से 5 लाख मेरे पास क्या थी, लायबिलिटी थी, तो कितना बन गया, 10 लाख रुपये मेरे पास नेट वर्थ बन गया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 20 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी की। दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो देखो, वही बात है, ड्यूरेशन के बारे में बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म मानेंगे या शॉर्ट टर्म मानेंगे, वो डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग है। अगर मोर देन 36 मंथ है तो कैपिटल गेन क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपका लेस देन 36 मंथ है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अलावा हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर कर देंगे। ये तो आपको नॉर्मल आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि इंडेक्सेशन कब मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म के उसमें मिलता है, शॉर्ट टर्म में तो मिलता है। क्या लिखा, नॉन इंडेक्सेशन बेनिफिट shall be available even in case of the long term capital gain। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है क्या कह रहा है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, नेट वर्थ निकालनी है ना। ये जो मैंने लिखा है इसकी वजह हमें क्या लिखना होगा, नेट वर्थ लिखना है, दैट्स इट। कॉस्ट तो निकलेगी बट इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो माइंड में रखने वाली बात कौन कौन सी है, एक तो नेट वर्थ आपको यूज करना है, ठीक है, दूसरा इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं यूज होने वाला, और जो गेन डेटरमाइन होगा होल्डिंग ऑफ द अंडरटेकिंग एसेट, जो भी आपने एसेट्स को अंडरटेक किया है, अगर आपने 36 मंथ से कम में लिया है, ज़्यादा है, तो आप उसको लॉन्ग में मानेंगे, इसको शॉर्ट में मानेंगे। ठीक है, अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे सेम डेप्रिसिएशन रेट लगता है, जैसे कि 5% हो गया, ठीक है, 12% हो गया, 18% हो गया, 20% हो गया। इन कैटेगरी के अंदर जो भी आइटम आते हैं, मान लीजिए काफ़ी सारी आइटम दे रखी है, तो ऐसे आइटम्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, ब्लॉक बना देंगे, फिर उसको टैक्सेबल करेंगे। ये मोस्ट ऑफ हम क्या करेंगे, डिस्कस हम पी में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, बस यहाँ पे हमारा मेन बात होगी, यहाँ पे हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ब्लॉक बनाने हैं। ठीक है, एसेट्स ऑफ द ब्लॉक आर द ट्रांसफर्ड। क्लियर है, उसको हम पीजीपीपी में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाता है शेयर का केस। शेयर का केस लास्ट केस है, देन उसके बाद हमारा ये डीम्ड वाला कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पशंस को डिस्कस करेंगे। सुनो, डीम्ड शेयर्स के केस में क्या होगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। यहाँ पर अब रेट भी आ जाएंगी कि जो अब आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था ना, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रेट क्या होगी, वो टैक्सेबिलिटी अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सुनो, लॉन्ग टर्म गेन इन केस ऑफ द सेल ऑफ द शेयर। अगर शेयर लिस्टेड है, ध्यान से सुनना, अगर शेयर क्या है, लिस्टेड है, और एक सेकेंड, राइट, और ट्रांजेक्शन्स हुई है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, बताया था, और आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे किया। एक तो ये केस आएगा,
एक इसके अलावा केस आएगा कि इनको छोड़ के बाकी जो केस बच गए। ठीक है, हर चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ये इसमें फर्स्ट, एक दूसरा ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होगा, वो कैसे देखेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर 12 महीने की बात की गई थी ना इसमें, याद है या भूल गई इतनी देर पढ़ते पढ़ते? हैं, भूल तो नहीं गए? यहाँ देखो ये चार्ट मैंने करवाया था, याद है ये कि शॉर्ट टर्म है अप टू 12 मंथ तक होल्डिंग है, शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यूटीआई है, जीरो कूपन बॉन्ड है या फिर अदर सिक्योरिटी है, इनके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, तो हम इसमें कितना मंथ देखते थे? हम 12 महीने के बारे में बात करते थे ना, तो अब यहाँ पे यही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 महीने की होल्डिंग कर रहे हैं, अप टू 12 मंथ तक होल्डिंग करें तो शॉर्ट टर्म मानेंगे, एक्सीड करें तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। ठीक है, सीधा सीधा बात की जा रही है, अगर शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, आप उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की जा रही है, आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस को पे किया है, तो आपके ऊपर अंडर सेक्शन 11A एट द रेट ऑफ 15% लगेगा, एट द रेट ऑफ 15% लगेगा। ये कब लगता था? ये तब लगता था जब ट्रांजैक्शंस क्या थी आपकी, एक लिखा हुआ दिख रहे हो, बिफोर बजट 22/7/2024, मीन्स कि 22/7 से पहले जिन्होंने भी अपनी ट्रांजैक्शंस शेयर्स के अंदर डीलिंग की है, वहाँ पर उस टाइम शेयर्स के ऊपर कितने परसेंट लगता था? 15% लगता था। तो मैम अब कितना लगता है? अब बच्चे ये बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20% कर दिया है। सुनो ध्यान से, कितना कर दिया है? 20% कर दिया है। बाकी सभी चीज़ें सेम है, शेयर लिस्टेड है, ट्रांसफर है, एसएसटी का है, शॉर्ट टर्म है, अप टू है, ये आपकी 20% है। आपको दोनों समझने होंगे, दोनों याद करने होंगे। रीज़न पता है क्यों है? रीज़न पता है क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अभी तक मीन्स कि 22/7/2024 से पहले शेयर खरीदे होंगे और अब तक अभी तक बेचे नहीं है, तो उनके ऊपर अब 2022 के आफ्टर वाला केस लगेगा। और जिन्होंने पहले सेल कर दिए थे, अब पहले ये लगता था। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बुक के अंदर अगर ये दिया है तो आप ये अप्लाई करना, क्योंकि अब 2024-25 की अगर बुक आई होगी, वो वैसे पहले ही प्रिंटेड हो चुकी होगी, तो वहाँ पर रेट ये मिलेगा। ठीक है, 15%। अदरवाइज नए बजट के हिसाब से 20% आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी शॉर्ट टर्म में। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म में हुई, मीन्स की जो आपकी होल्डिंग है शेयर की 12 मंथ से ज़्यादा हुई, तो पहले क्या था? 10% लगता था, और वो 10% तभी लगता था अगर शेयर के अंदर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा होती थी। ये पहले का सिनारियो। आपको अब का देखना है, क्या है? आफ्टर बजट। आफ्टर बजट में कहते हैं कि और एक तो रेट के अंदर चेंज हुआ है, दूसरा कहते हैं इंडेक्सेशन सिस्टम हटा दिया है। मीन्स कि जो इन्फ्लेशन के कारण आपकी रेट के अंदर वो देख रहे थे ना कि पहले 3 लाख है, अब आपने 20 लाख में बेच दिया, आज के टाइम में इसकी वैल्यू क्या है? वो कहते हैं ये सिस्टम हटाओ, सिंपल करो, कैलकुलेशन हटा दो। उसने कहा फिर कितना लगेगा भाई? उसने कहा कि मीन्स की गवर्नमेंट कहती है 12.5% फ्लैट रेट लगेगा, कोई इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। 20 लाख में सेल कर दी, 3 लाख सीधा माइनस होगा, 17 लाख के ऊपर सीधा 12.5% होगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये शेयर्स के ऊपर तभी लगेगा बच्चे जब आपकी शेयर से आने वाली इनकम 1,25,000 से ज़्यादा हो जाए। अगर 1,25,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान से समझ में आ रहा है? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर शेयर की से आने वाली इनकम 1,25,000 से कम है तो उस टाइम पे आपका किसी भी तरह के टैक्सेबिलिटी रेट अप्लाई नहीं होगी। अगर 1,25,000 से एक्सीड कर जाता है तो उस टाइम आपकी 12.5 रेट अप्लाई होगी। क्लियर है? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अच्छा, ये तो हो गया लिस्टेड शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं स्टॉक रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, STT जो पे किया जा रहा है। बट इनके अलावा भी तो ट्रांजेक्शन्स होगी। यस, बिफोर बजट के दौरान टैक्स रेट अप्लीकेबल होती थी, स्लैब रेट अप्लीकेबल होती थी। ठीक है, और LTCG के अंदर क्या है? 112 के तहत 20% होता था। ठीक है, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। इंडेक्सेशन अलाउड होती थी अप टू 1/7/2024 में, अब ऐसा नहीं है। फ्लैट रेट है 12.5 अदर एसेट्स के अंदर भी और नॉर्मल एसेट्स के अंदर भी। क्लियर है? तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, समझाती हूँ मैं तुम्हें, आफ्टर 22/7/2024 के बाद
जो टैक्स रेट में इंप्लीमेंट आया है, पहली बात तो इंडेक्सेशन जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में लगता था वो नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, जो कि आपकी शेयर से आया है उसके ऊपर 20% हो गया है टैक्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है वो 12.5% है। शेयर के बारे में बात की जा रही है जो लिस्टेड है, ठीक है। ये तभी होगा जब 1,25,000 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। अदर एसेट्स के बारे में बात की जाए, अदर एसेट्स के बारे में बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में क्या होगी, स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी, और लॉन्ग टर्म के अंदर सेम एज इट इज 12.5% होगा। क्या क्लियर है इतना? क्या क्लियर है इतना? अच्छा चलो, आई होप इसमें चेंज आई, ये भी थोड़ा चेंजेस है। एक सेकेंड रुको, 10 से 12, हाँ देखो ये चेंजेस आ रहे हैं। देखो मैंने आपको जो भी समझाया वो यहाँ पे है कि पहले 12 थी, 15 थी, अब 20 हो गई है। 10-20 का कंसेप्ट हटा के सीधा फ्लैट 12.5 कर दिया है, ठीक है। और पहले क्या थी, 10% थी, लिमिट थी 1 लाख के ऊपर, अब 12 लिमिट बढ़ाकर रेट कम कर दिया है, ठीक है। ये आपके अनाउंस हुआ था बजट के अंदर, ये तीनों चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 किसका था? कंप्यूटेशन का था। उसमें अमेंडमेंट हुई है कि आपको इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है, कोई इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जो इंडेक्सेशन जो लिखा होता था वो हटा दिया है, ठीक है। ये आप रीड आउट कर सकते हैं, ये आपके लिए है, ठीक है जी। ओके, अब आ जाते हैं बोनस शेयर, ओरिजिनल शेयर, राइट शेयर, राइट रीइंफोर्समेंट, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बोनस शेयर की राइट, ओरिजिनल शेयर का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर, एक सेकेंड एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपको, एक सेकेंड, हाँ, आपने कोई शेयर खरीदा है, एक 15 को, ठीक है, ये आपने परचेज किए हैं। 40 शेयर आपने परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 250, ठीक है। आई होप नीचे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद 1/10/2008 को आपको बोनस शेयर मिलता है 1:1। 1/10/2020 को आपको राइट शेयर का ऑफर मिलता है कि जो शेयर आपको मार्केट में मिल रहे हैं वो हम आपको 400 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 400 में, ठीक है। और के, ठीक है ना, ऑप्शन रिसीव फॉर द ₹40,000 एंड रिसीव द, ठीक है। और उस टाइम उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? 550, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 8/10/2024 को आपने ये सारे के सारे शेयर बेच दिए 900 रुपये पर शेयर, 900 रुपये पर शेयर। अब यहाँ पर देखो, बात देखी जाती है कि आपकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने कोई शेयर परचेज किया 1/1/2015 को यहाँ पर, ठीक है, जिस दिन परचेज किया उसके बाद आपको बोनस शेयर मिल रहा है, उसके बाद आपको राइट शेयर मिल रहा है, और 8/10/2024 को फाइनली आप उसको 900 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका एक्वायर पीरियड है वो 1/4/2001 से पहले है या 1/4/2001 के बाद है। अगर पहले है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वही बात है जो एक्चुअल कॉस्ट जो पहले से अब करते आ रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट है और फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसको कंसीडर करेंगे। जो भी हायर होगा वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। अच्छा, अगर बाद के बारे में बात की जा रही है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पे जितनी अमाउंट आपने किसी पर्सन को दी है खरीदने की, अब यहाँ पर देखो मैंने कहा कि 250 रुपये के आपके 40 शेयर हैं, तो कितना हो गया? 10,000 रुपये आपको क्या है? खर्चा हो गया। तो पहले ओरिजिनल केस का एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी कि 900 रुपये का मैंने क्या कर दिए, 40 शेयर बेच दिए, तो कितने हो गए? 36,000 रुपये हो गए। कॉस्ट वैल्यू क्या आएगी? कॉस्ट वैल्यू आएगी मेरे पास 250 रुपये का 40 शेयर मैंने खरीदे थे 10,000 रुपये, तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर? 26,000। ये मेरे पास क्या बन गई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गई। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जो भी आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, अपने जिसको भी नेक्स्ट पर्सन को क्या कर रहे हैं,
अपने नेक्स्ट पर्सन को क्या कर रहे हैं, सेल खरीदने में पैसा दे रहे हैं, उस टाइम क्या जाएगा, उसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। बोनस शेयर 1:1 का माना मतलब क्या है कि जिसके पास जितने शेयर है उतने उसको शेयर मिलेंगे। मीन्स कि अगर आपके पास शेयर 1 है तो आपको बोनस शेयर भी 1 मिलेगा। 40 शेयर हैं तो ऑब्वियसली बात है 40 बोनस शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, सॉरी फेयर वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगी, 900 रुपये में क्या किया आपने, 40 शेयर को बेच दिया तो वही एज इट इज 36,000 रुपये आ जाएंगे। अच्छा, बोनस शेयर को खरीदने टाइम कोई कॉस्ट आई है, कोई कॉस्ट आई है, ऑब्वियस ही बात है फोकट में मिले हैं। सरकार कहूँ कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बोनस शेयर मिलता है? बोनस शेयर क्या है, बोनस शेयर क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस टाइम पे अगर वो 1/4/2001 के बाद आपने मिले हैं तो उस टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील होगी। अदरवाइज बिफोर एक्विजिशन, बिफोर 1/4/1 है तो वहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू को देखा जाएगा। ठीक है, अब मेरी तो भाई 1/4/1 के बाद है तो ऑब्वियस ही बात है नील होगी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 36,000 आ जाएगी। क्लियर है, राइट शेयर की ट्रीटमेंट भी कुछ इस तरीके से ही होगी। क्लियर है, तो कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। राइट, चलो भाई, ये आपके आई होप सिलेबस में नहीं होगा क्योंकि ये आगे एमकॉम क्लासेस के लिए, ये क्लासेस मैं आपको बता रही थी सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एमकॉम में है, बीकॉम में, किसी भी स्ट्रीम के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन सम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आई होप, मेरे को लग रहा है, और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, दोनों चीज़ें गिवन है, टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या टॉपिक रह गया है, एग्जाम्पशंस का रह गया है। ये बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ गया। लेंथी टॉपिक ये था और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्लियर है, ओके। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए, कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। एग्जाम में कोई दिक्कत आ रही है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सो आप चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो वीडियोस हैं वो भी ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, GST है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, ठीक है, सभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सभी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो।